हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। ज्योग्राफी का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आज से हमारा जो है ज्योग्राफी का सेशन शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 5 लाख वर्ष पूर्व, 13.8 लाख वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष पूर्व, 20 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी ये। आप इसको नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 यानी 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म सघन बिंदु से फटा था। इस विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ था और तब से वह निरंतर फैल रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो आप ये दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निशाकाश रात्रि आकाश, जिसको बोलते हैं रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? उल्का पिंड, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड। तो निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। ऑप्शन डी सही है, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये नोट कर लेना आप। और इसमें क्या क्या शामिल होते, जैसे हो गया सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये पूछा गया है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी या जियोग्राफी? तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। चलिए इसके बारे में एक करके जानते हैं। देखिए कॉस्मोलॉजी जो है, एक मिनट, देखिए कॉस्मोलॉजी जो है, कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी क्या है? इसको ब्रह्मांड विज्ञान भी कहा जाता है। कॉस्मोग्राफी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। यह खगोल विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है जो ब्रह्मांड की संरचना, विकास और संगठन का अध्ययन करती है। तो ये भी आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी में पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंडों, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल, नेबुला और अन्य ब्रह्मांडीय संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, खगोल विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संरचना से संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन करता है। ये एस्ट्रोनॉमी है, तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लेना। चलिए जियोग्राफी क्या होता है? जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। जियो पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है लिखना। तो इसका अर्थ हुआ जियोग्राफी का लिखना या वर्णन करना। ठीक है, जियोग्राफी 2 ग्रीक शब्दों जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। ठीक है, इसलिए भूगोल का जो अर्थ है वो पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना होता है। तो आप ये चारों पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना। एक एक करके मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, पूछे जाते एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन? तो ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी करेक्ट है।
अब इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एडविन हबल ने, विलियम हर्शेल ने, एलन संडेज ने या जॉन रिटर ने? तो विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडविन हबल थे, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए एडविन हबल के बारे में भी थोड़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये भी हम देख लेते हैं कि एडविन हबल कौन थे। एडविन हबल ने बिग बैंग सिद्धांत की नींव रखी थी, ठीक है। अब ये नियम क्या बताता है? यह नियम ये बताता है कि ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट से शुरू हुआ और तब से ये क्या है, फैल रहा है। तो ये भी नोट कर लेना आप। हबल ने हमारी आकाशगंगा के बाहर अन्य आकाशगंगाओं की भी खोज की थी। उन्होंने सैफिड क्षण तारे यानी सैफिड वेरिएबल स्टार्स की भी खोज की थी, जो ब्रह्मांड में दूसरी मापने में माफ़ करिए, उन्होंने सैफिड क्षण तारे सैफिड वेरिएबल स्टार की खोज की थी, जो ब्रह्मांड में दूरी मापने में सहायक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? सैफिड तारे की भी खोज की थी, जो किसके काम आती है? दूरी मापने में काम आती है, सहायक है वो, ठीक है। ब्रह्मांड में दूरी मापने में सहायक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए पॉइंट 4 देखते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल ने ही क्या किया था? हबल स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो आप ये चारों पॉइंट को अच्छे से, पाँचों पॉइंट को नोट कर लेने, पूछे जाते एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कॉमने द बफन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जॉर्ज लेमेत्रे, W.A. फाउलर। बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन था किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, जॉर्ज लेमेत्रे, ऑप्शन सी। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत कब दिया था? 1927 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट वो डेट है, डेट याद कर लेना, 1927 में दिया था। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक और स्वीकृत सिद्धांत है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। इस सिद्धांत को विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है? विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोट के साथ एक छोटे से गर्म पिंड से हुई थी और इसका तेजी से विस्तार हुआ। इस तीव्र विस्तार ने ब्रह्मांड को ठंडा कर दिया। इसके परिणामस्वरूप इसकी अवस्था में आ गया। तब से ये विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना प्रस्तावित है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। उन्नीस 1920 में एडविन हबल ने इस बात का प्रमाण दिया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो 1920 में एडविन हबल ने ही इस बात का प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। चलिए, तो डेट भी बता दिया मैंने और थ्योरी क्या थी, थ्योरीज भी आप नोट कर लेना। बिग बैंग सिद्धांत क्या था? इसमें ये बताया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के साथ क्या है, छोटे गर्म पिंड से हुई थी और इसका क्या हुआ, बाद में तेज़ी से विस्तार होने लगा, ठीक है। इस तीव्र विस्तार ने ब्रह्मांड को ठंडा कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुई, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हों तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। और निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? निहारिका परिकल्पना, द्विआधारी सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है, परिकल्पना करती है? महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए, महाविस्फोटक सिद्धांत,
ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, निहारिका परिकल्पना एक खगोलीय सिद्धांत है जो ये बताता है कि सौरमंडल कैसे बना। इसे इमैनुअल कांट ने सबसे पहले 1755 में प्रस्तावित किया था। निहारिका परिकल्पना को किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने 1755 में। बाद में लैपलास ने 1796 में इसका क्या किया? विस्तार किया। और ये सिद्धांत क्या बताता है? इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल एक विशाल घने गैस और धूल के बादल निहारिका से बना था जो सूर्य के चारों ओर घूमता था। ये निहारिका परिकल्पना होगी। ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना क्या था? ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत थॉमस क्राउडर, चैम्बरलेन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने 1905 में दिया था। इस परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण एक तारे के पास से गुजरने वाले दूसरे तारे के टकराने के कारण हुआ था। इस टक्कर से निकलने वाला जो पदार्थ था एक सिगार के आकार का विस्तार बनाता है और फिर इस पदार्थ से छोटे छोटे ग्रहाणु बनते हैं। ठीक है, जो बाद में मिलकर ग्रहों का निर्माण करते थे। इस प्रकार क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट को नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण विवर, क्वासर। तो कौन सी नहीं है? कृष्ण विवर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना, पूछे जाते हैं। देखिए, पल्सर जो है बहुत तेज़ घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये तारे नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पल्सर हो गई है। तो सबसे तेज़ घूमने वाले तारे कौन से हैं? पल्सर हैं। कृष्ण विवर क्या है? जिसको हम ब्लैक होल भी बोलते हैं। कृष्ण विवर एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण खगोलीय पिंड है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये कृष्ण विवर हो गया या ब्लैक होल हो गया। क्वेसर क्या है? क्वेसर आकाशगंगा का एक चमकदार पिंड होता है। ठीक है, क्वेसर क्या है? आकाशगंगा का एक चमकदार पिंड है जिससे रेडियो आवृत्ति पर धारा का क्वेसर को उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, और क्वेसर को पहली बार 1960 के दशक में खोजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेसर को कब खोजा गया था? 1960 के दशक में खोजा गया था। तो आप ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना, ये पूछे गए एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकाशगंगा क्या है? तारों का विशाल समूह, उपग्रहों का विशाल समूह, उल्काओं का विशाल समूह, उपरोक्त सभी। तो आकाशगंगा क्या है? तारों का विशाल समूह है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए आकाशगंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आकाशगंगा एक विशाल प्रणाली है जिसमें तारे, धूल, गैस और काले पदार्थ शामिल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ क्या होते बंधे होते हैं ये। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। अब हमारी जो आकाशगंगा है उसको मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें हमारा सौरमंडल भी शामिल है। तो आप ये दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। और देख लेते हैं। देखिए, आकाशगंगा का आकार जो है सर्पिलाकार है। तो आकार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आकाशगंगा का आकार क्या है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी मोटाई 1000 प्रकाश वर्ष और इसकी चौड़ाई लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष है। लंबाई और चौड़ाई भी इसमें लिखी है कि लंबाई कितनी है? 1000 है प्रकाश वर्ष और इसकी चौड़ाई 10,000 प्रकाश वर्ष है। तो ये चारों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड्रोमेडा, अल्फा सेंचुरी। तो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में? मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ये पूछा गया एग्जाम में, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, चलिए मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। मंदाकिनी में अरबों तारे होते हैं जो अलग अलग आकार और आकृति में पाए जाते हैं, जैसे सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीयाकार, अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ भी होती हैं इसमें। ठीक है, हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। तो ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ये भी पूछा जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हमारे सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है उसे।
यह नारतुरंग तारामंडल यानी सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह एक लाल बौना तारा है और यह पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा के पास एक ग्रह भी है। ठीक है, प्रोक्सिमा के पास क्या है? एक ग्रह भी है। ठीक है, जिसे प्रोक्सिमा बी कहा जाता है। प्रोक्सिमा बी की खोज 1602 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में। चलिए, एंड्रोमेडा आकाशगंगा क्या है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा से सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये भी नोट कर लेना। यह भी एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा है जो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मेसियर 31 और NGC 224 के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मेसियर 31 और NGC 224 के रूप में जाना जाता है। इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। चलिए, अल्फा सेंचुरी क्या है? अल्फा सेंचुरी एक त्रितारा प्रणाली है। अल्फा सेंचुरी क्या है? एक त्रितारा प्रणाली। इसमें 3 तारों का समूह पाया जाता है। ठीक है, अल्फा सेंचुरी तारा पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। अल्फा सेंचुरी तारा जो है ये पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अल्फा सेंचुरी सबसे तेज़ चमकने वाला तारा है। अल्फा सेंचुरी सबसे तेज़ चमकने वाले तारे को अल्फा सेंचुरी कहा जाता है। जो अल्फा सेंचुरी होते हैं सबसे तेज़ चमकते हैं तारे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लेने, पूछेंगे एग्ज़ाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी पर इसमें जितने भी डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देता है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? आकाशगंगा की मंदाकिनी थी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने, मार्टिन श्मिट ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। तो इसका आंसर है गैलीलियो। इसका आंसर है गैलीलियो। चलिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट पूछी जाती है। 1610 में गैलीलियो ने इसको देखा था, मंदाकिनी को। तो आप नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाशगंगा किस आकार में वर्गीकृत की गई है? अनियमित गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाशगंगा किस आकार में वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं धूमकेतु, खगोलीय पिंड, गैस व धूलकण, जल। तो गैस व धूल के कण पाए जाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर है गैस व धूल के कण, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्केट की इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? हरमैन बॉन्डी ने, एस चंद्रशेखर ने, मेघनाथ साहा ने, जेवी नार्लिकर ने। तो ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको नोट कर लेना। चलिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एस चंद्रशेखर कौन थे? एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले यह गणना की थी कि जब भी कोई विशाल तारा अपना ईंधन जला देता है तो वह तारा ढह जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए, कृष्ण वीवर क्या है? चलिए, कृष्ण वीवर क्या है? आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कृष्ण वीवर क्या है? एक विशाल कृष्ण तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है।
एक तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण मध्यम है, सामान्य है। एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण वृहत है। ऑप्शन डी है, एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है। चलिए, तो कृष्ण विवर क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर जो गुरुत्व के कारण क्या है, त्वरण वृहत है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण विवर। चलिए, इसके बारे में ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल शब्द 1968 में भौतिक विज्ञानी 1968 में जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार मार करके नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तारे का रंग किसका सूचक है? सूर्य से दूरी का, इसकी ज्योति का, इसकी पृथ्वी से दूरी का, इसके ताप का। तो तारे का रंग किसका सूचक है? इसके ताप का सूचक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? नीला, लाल, पीला, श्वेत। तो किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? नीला। इसका नीले तारे का जो तापमान है वो अधिक होता है। ठीक है, आप नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नौड, नेबुला, सीरियस। तो आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, पूछा गया एग्ज़ाम में, ये भी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने सीरियस के बारे में। सीरियस तारा कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। ठीक है, सीरियस तारा कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो डॉग स्टार के नाम से भी किसको जाना जाता है? सीरियस तारे को डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। और इसको, ये कौन से तारामंडल में स्थित है? कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। तो दोनों पॉइंट को आप नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन एकमात्र तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। निम्न में से कौन एकमात्र तारा है? सूर्य को तारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पॉइंट्स। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, इसे लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 5.88 ट्रिलियन मील के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलिए, तो ये हमारा पार्ट 1 ज्योग्राफी का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड होंगी, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।